नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों इतिहास चल रहा है, इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत। दोस्तों आज हम जो कल हमने चैप्टर छोड़ा था HRA, दोस्तों उसको ही कंटिन्यू करेंगे। जो कि मैं चाहूँगा कि ये चैप्टर आज शुरू करें उससे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो देख लिया, अगर पिछले वीडियो का अगर रिकैप करें हम, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो इतना सारा नरसंहार हो रहा था भारत में, तो वहाँ से कुछ व्यक्ति थे जो अहिंसा को छोड़कर हिंसा के मार्ग पर आ चुके थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो काफ़ी युवा खुश थे, लेकिन जब 1922 में एक छोटी सी घटना चोरी चोरा कांड के कारण, जो गांधी जी का एक सिद्धांत था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन वह हिंसा हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है कि वह असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं और यहाँ से कुछ युवा नाराज़ हो जाते हैं। और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए वो अब चाहते थे कि हमको अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा ही करनी पड़ेगी। अंग्रेज़ों को दिखाना पड़ेगा कि हम सहन करने में तो है, लेकिन अगर हम फिर उसका बांध टूट जाता है सब्र का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हिंसा का मार्ग भी अपना सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमने देखा कि 1924 में अगर देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में एक संस्था बनती है HRA, जो अंग्रेज़ों को अपनी एक्टिविटी से मतलब कि परेशान करती है। लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो काकोरी का घटना होती है और फिर उनको फांसी दे दी जाती है, और 1926 तक आते आते ये संस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। लेकिन उस समय नए नए जुड़े थे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, इस संस्था को फिर से जीवित करने का प्रयास करते। तो दोस्तों इसमें एक नाम जोड़ देते हैं, वो उस संस्था का नाम था दोस्तों, जो राम प्रसाद बिस्मिल, सत्यनारायण सान्याल, दो मोस्ट सीनियर थे, उन्होंने इस संस्था की नींव डाली थी। लेकिन क्या होता है कि उनका वो जब उनको फांसी दे दी जाती है, संस्था खत्म हो जाती है, तो इसमें वह HSRA ये जोड़ देते हैं दोस्तों, सोशलिस्ट। पहले HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, लेकिन इसमें एस जोड़ देते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मतलब ये जो संस्था रहेगी ये अंग्रेज़ों से लड़ेगी तो सही, लेकिन इसके बाद में क्या होगा कि ये भारतीय लोगों को संगठन भी करेगी, इनको अखंड भी बनाएगी, अखंड भारत भी बनाएगी, जो देश को जोड़ेगी भी सही है, समाज के हितों में कार्य भी करेगी दोस्तों। इसके लिए इसमें एस भी जोड़ा जाता है। अब दोस्तों ये संस्था के दो व्यक्ति रहते हैं, खासकर चंद्रशेखर आज़ाद, और उनके मेन व्यक्ति रहते भगत सिंह। दोस्तों इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि दोस्तों काफ़ी एक्टिविटी पूरी संस्था है दोनों के आसपास ही घूमती है, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बहुत कम पता होगी। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का अगर देखें दोस्तों, तो इनका जन्म 1906 में होता है। अगर देखें तो जो मध्य प्रदेश का अगर देखें तो झाबुआ से दोस्तों एक नया जिला बना है जिसका नाम है अलीराजपुर। अब उसका नाम चंद्रशेखर नगर रख दिया गया है। तो झाबुआ अलीराजपुर जिला है, चंद्रशेखर नगर वर्तमान में नाम है। और वहाँ का एक गांव है भावरा, है ना दोस्तों, तो वहाँ भावरा गांव में उनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी रहता है, कि इनके चंद्रशेखर आज़ाद की। ये दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद का हुआ। अब अगर भगत सिंह का देखें तो पंजाब, जो वर्तमान का पूरा पाकिस्तान भी है, जो उस समय सिंध प्रांत एक राज्य हुआ करता था, तो पंजाब में अगर देखें तो जो लालपुर ज़िला है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में, जो लालपुर ज़िला का बंगा गांव है पंजाब में, अगर देखें तो लालपुर ज़िला का बंगा गांव, वहाँ पर उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर रहता है, ठीक है। वो काफ़ी रिच फैमिली से, तो दोस्तों भगत सिंह को मतलब किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। और दोस्तों वो कहाँ पढ़ते थे, लेकिन जब जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, भगत सिंह जब देखते हैं तो वो खुद पैदल चलकर जाते हैं अमृतसर तक, और वहाँ देखते हैं तो उनको काफ़ी धक्का लगता है, काफ़ी बुरा लगता है, और काफ़ी वो चिंतित होते हैं कि अंग्रेज इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। अब वो चाहते थे, तो फिर दोस्तों वो कॉलेज पढ़ रहे थे उस टाइम पे, कौन, भगत सिंह। दोस्तों याद है 1 साल का डिफरेंस है दोनों के बीच। अगर चंद्रशेखर आज़ाद का अगर देखें तो इनका जन्म 1906 में होता है और भगत सिंह का 1907 में होता है। लेकिन दोस्तों शहीद पहले चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं, ठीक है दोस्तों। 27 फरवरी 1931 को ये अपने आप को मतलब शूट कर लेते हैं, और उस भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है 23 मार्च को। मतलब 1 महीने उसके जस्ट कुछ 1 महीना को गैप बच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये होता है।
दोस्तों जो भगत सिंह थे वो लाहौर, जो कि यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाहौर आ जाएगा पाकिस्तान में, जो कि वर्तमान में लाहौर में एक कॉलेज हुआ करता जिसका नाम था नेशनल, अगर वहाँ देखें तो वो एक कॉलेज हुआ करता था जिसका नाम था लाहौर नेशनल कॉलेज। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर वो पढ़ते थे। लेकिन जब उनको एक संस्था से जुड़ना था भगत सिंह को, तो फिर वह नौजवान युवा संगठन बनाते सुखदेव और राजगुरु के साथ। लेकिन उनको HRA में जुड़ना था तो फिर वो HRA में जुड़ जाते। और चंद्रशेखर आज़ाद पहले ही क्या था कि जब थोड़े बड़े हुए तो वह अंग्रेज़ों से काफ़ी मतलब कि शुरू से ही उनसे जो उनकी एक्टिविटी थी तो उनको अच्छा नहीं लगता, पहले से ही वो नफरत करते थे किससे, अंग्रेज़ों से, चंद्रशेखर आज़ाद। तो वह जाते पढ़ने के लिए, लेकिन ट्रेन में सो जाते, तो फिर वह बम्बई चले जाते और वहाँ अपना काम काज करते और फिर अपने तरीके से जीवन जीते। और दोस्तों वह भी काफ़ी बड़े क्रांतिकारी बन जाते और HRA में सम्मिलित हो जाते, जो कि बहुत बड़ी संस्था, काफ़ी नाम था उसका। अब दोस्तों वो संस्था तो ख़त्म हो चुकी थी, ये संस्था नई बनाते। और इसमें क्या रहता है दोस्तों के नए नए लोगों को ये जोड़ना शुरू करते हैं यहाँ पर। दोस्तों कुछ लोगों के आप नाम याद रखेंगे, जैसे कि अगर देखें तो दो तो ये थे, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह के दोस्तों साथ में सुखदेव और राजगुरु आप याद रख सकते, चार हो गए। ठीक है, एक तो मेन जो इनका हेड है, कैप्टन बोल सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, और एक है बंटुकेश्वर दत्त। ये है, ये चर्चित, ये तो नाम पता ही, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर देखें तो नंद किशोर निगम, वीरभद्र तिवारी, भगवती चरण बोहरा, यशपाल, जयगोपाल, और अगर देखें तो कैलाशपति। ये दोस्तों कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद तो इनके हेड थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बंटुकेश्वर दत्त, जयगोपाल, यशपाल, कैलाशपति, वीरभद्र तिवारी, भगवती चरण बोहरा, नंदकिशोर निगम। दोस्तों ये भी नाम आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनके ये संस्था में ये भी जुड़े थे। लेकिन हम केवल चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनके नाम ही याद रखते, लेकिन इनका भी महत्व चाहे भले कम हो सकता है, लेकिन इनका देश के लिए इन्होंने भी तो कुछ किया है। दोस्तों इनके भी हमको पता होने चाहिए। ठीक दोस्तों, इनकी ये संस्था रहती है। अब दोस्तों इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। दोस्तों ये जो सितंबर 1928 में ये संस्था बनती है दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, जंगलों में एक तरह से वहाँ पर गुप्त तरीके से इस संस्था को फिर से जीवित किया जाता है और सोशलिस्ट जोड़ दिया जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके हेड चंद्रशेखर आज़ाद रहते हैं। और मेन जो खिलाड़ी रहते हैं इसमें, मेन व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद के सबसे भरोसेमंद वो रहते भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या करते हैं, इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। क्या चैलेंज रहता है कि जो व्यक्ति थे, जो अंग्रेज सरकार थी, वो फिर से ये अपनी हरकत कर रहे थे, तो वो इनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया था कि जो भी इनकी मदद करेगा या इनका पता बताए, जो भी मदद करेगा उनको सज़ा दी जाएगी, जो भी इनका पता बताएगा उनको इनाम दिया जाएगा। तो इनको जनता को दिखाना भी था कि भाई हम जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, तो आप हमारी मदद करें। तो दोस्तों ये छिपते थे गुप्त तरीके से, और इन पर नज़र भी रखी जाती थी गुप्तचर द्वारा, जासूसों द्वारा। तो दोस्तों वह भी उनको चैलेंज था उनके सामने कि उनसे बचना भी और अपना कार्य भी करना है। तो दोस्तों ये उनका इंट्रोडक्शन हुआ। अब क्या क्या एक्टिविटी होती है आप याद रखें, अक्टूबर 1928। ठीक है दोस्तों, 1928 में, अगर सितंबर में क्या होता है कि ये संस्था बनती है, ठीक है, सितंबर में, और अक्टूबर में उसके जस्ट एक महीने बाद, जो कि मैंने बताया कि 1928 में क्या था, साइमन कमीशन वापस आया हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन वापस, और लाहौर में अगर देखें तो वहाँ पर लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में काफ़ी इसका विरोध हो रहा था। तो एक पुलिस SP सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहता है जिसका नाम था स्कॉट, और उसका सहायक असिस्टेंट जो रहता है ASP, उसका नाम था सैंडर्स। तो वो स्कॉट लाठीचार्ज का आदेश देता है, सैंडर्स पर लाठीचार्ज करवाता है। तो दोस्तों वहाँ पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब वो HSRA का उन्होंने बनाया कि हमको क्या है, लाला जी की बदला लेना है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के जो नेता थे अधिकतर, मतलब कि उस समय जो कांग्रेस थी, इस समय की नहीं दोस्तों, उस समय जो कांग्रेस थी, वह जो पहले वाली संस्था थी HRA, और ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने खड़ी की, ये दोस्तों इनकी दोस्तों ज़्यादा बनती नहीं थी। लेकिन दोनों दोस्तों काम जो कर रहे थे वो देश के हित के लिए ही कर रहे थे, लेकिन दोनों के विचार काफ़ी अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। इसलिए दोस्तों जो कांग्रेस के नेता वो अधिकतर इन व्यक्तियों को पसंद नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, मतलब इनसे नाराज रहते थे वो कि तुम्हें हथियार उठाने की क्या ज़रूरत है, हम अंग्रेज़ों को ऐसे ही हम भगा सकते हैं।
और दोस्तों क्रांतिकारियों का कहना था कि भाई ऐसे आज़ादी नहीं जाएगी, कुछ उनको दिखाना भी पड़ेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। दोस्तों विचार अलग थे, लेकिन दोनों का एम एक ही था कि हमको देश को आज़ाद करना, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। ठीक है, तो वो बदला लेने के लिए क्या करते, एक प्लान बनाते। चंद्रशेखर आज़ाद, अगर देखें तो सुखदेव और अगर देखें तो भगत सिंह, ये दोस्तों जाते हैं और वहाँ पर जो उसका ऑफिस रहता है, कार्यालय, तो दोस्तों सितंबर में 1928 में संस्था बनती है और अक्टूबर में प्लान बनता है और वहाँ पर उनको मारना। तो दोस्तों किसको मारना था, स्कॉट को मारना था, क्योंकि सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस वही था। और उसका अगर देखें तो नीचे डीएसपी लेवल पर, जैसे एसपी जिले का प्रमुख होता है और डीएसपी लेवल पर, तो एसपी लेवल पर अगर देखें तो वह व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था स्कॉट, और डीएसपी लेवल पर अगर देखें तो वह व्यक्ति था सैंडर्स। दोस्तों ये आते हैं और इनकी कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो दोस्तों क्या करते हैं, ये मारना था स्कॉट को और सैंडर्स को मार देते हैं। सैंडर्स को मार देते हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों भाग जाते हैं और काफ़ी पूरे देश में चर्चा फैलती है कि वो संस्था फिर से आज़ाद हो गई है। ये काम इनका दोस्तों रहता है। दोस्तों फिर क्या होता है कि 1929 में एक वर्ष के बाद, ठीक है दोस्तों, 1928 में घटना होती है, वे स्कॉट को मारते हैं, सैंडर्स को मारते हैं स्कॉट के चक्कर में। दोस्तों 1928 में 8 अप्रैल को 1929, ठीक, असेंबली में अगर देखें तो केंद्रीय असेंबली जो दिल्ली में एक बिल लाया जा रहा था किसानों के लिए। दोस्तों इसमें साफ था कि अंग्रेज ऐसा तो नहीं है किसानों का भलाई करेंगे, कुछ ऐसा उसमें पावर दी जा रही थी जो किसानों के हक को कम कर दे। दोस्तों इसके लिए उनको क्या करना था, एक अपनी बातों को मनवाना था। दोस्तों वो क्या करते हैं कि बम की व्यवस्था करते हैं। तो दोस्तों कुछ जो उनकी टीम थी वो गुप्त तरीके से, दोस्तों एक नज़रबंद तरीके से कहाँ भी रहते होंगे, वो दिखते नहीं थे और वहाँ योजनाएं बनाया करते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हम क्या करें, तो बोले एक काम करो, हमको बम चाहिए। तो बोले बम क्यों चाहिए, तो बोले अंग्रेज भेरी सरकार को अपनी बातों को बताने के लिए धमाके की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर वो जाते हैं और फिर योजना बनाते कि हम क्या करेंगे, हम वहाँ जाएंगे और असेंबली में बम फेंकेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं कि कौन जाएगा वहाँ पर, दूसरे व्यक्तियों को तैयार किया जाता है। भगत सिंह बोलते हैं कि मैं जाऊँगा। चंद्रशेखर आज़ाद के मेन व्यक्ति थे, तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो फिर यहाँ पर दोनों दोस्तों, भगत सिंह काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। वो जाते हैं कि जो कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को पंडित जी बोला करते थे, तो पंडित जी मैं तैयार हूँ और पूरा योजना बना लिए मैंने, मेरे को जाने दीजिए। तो फिर वो मतलब दोस्तों देखिए उनको पता है कि हम असेंबली में बम फोड़ेंगे और हमको सज़ा हो जाएगी, हमको फांसी भी हो जाएगी, मार भी दिया जाएगा। लेकिन भगत सिंह दोस्तों देखिए कितने उतावले हो रहे हैं, मतलब कि देश के लिए शहीद होने के लिए उनको जुनून कितना है। आप देख सकते हैं कि मुझे जाना है, मुझे जाने दीजिए। तो फिर वो बंटू केशवर दत्त और भगत सिंह दोनों को ले जाते हैं असेंबली में और वहाँ पर वो बम फोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह फोड़ते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था। अब यहाँ पर दोस्तों भारतीय इतिहासकार और ब्रिटिश इतिहासकारों में मतभेद है। ब्रिटिश इतिहासकार इनको आतंकवादी बताते हैं और इनको एक असामाजिक तत्व बताते हैं कि समाज के लिए खतरा है। वहीं दोस्तों भारतीय इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, यह असामाजिक तत्व रह लेते तो ये पूरी असेंबली को उड़ा सकते थे, इनके पास पिस्तौल भी थी, ये बम भी मार सकते थे दोस्तों। और ऐसी जगह पूरी असेंबली को उड़ाने के बाद पिस्तौल थी, ये भाग भी सकते थे, लेकिन वो दोस्तों भागे नहीं। और वहाँ पर अगर नारा देते इंकलाब जिंदाबाद का, भगत सिंह नारा भी देते। ये नारा दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, ठीक। भगत सिंह ने नारा दिया और मोहम्मद इकबाल जो कि जब बंटवारा होता है भारत और पाकिस्तान का, तो वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। 8 अप्रैल 1929 की घटना है दोस्तों, वहीं रहते हैं दोनों और उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, ठीक। इधर दोस्तों दोनों सबकी योजना बन जाती है कि हम क्या करेंगे, हम एक साथ नहीं रहेंगे, ये घटना होने के बाद हम सब अलग अलग हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सब अलग अलग हो जाते हैं, सब बढ़ जाते हैं और जो चंद्रशेखर आज़ाद है वो चले आते हैं यहाँ पर झांसी, जो कि एमपी और यूपी के बीच में एक फेमस शहर है झांसी। उसके आसपास ही दोस्तों उनकी एक्टिविटी होती है। अब भगत सिंह और जो बाकी व्यक्ति हैं उनको तो पकड़कर लाहौर जेल में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। लाहौर जेल में बंद, इधर चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों यहाँ पर जो अपनी भेष बदलने में काफ़ी माहिर थे चंद्रशेखर आज़ाद, तो भेष बदल लेते हैं और भेष बदलने के साथ यहाँ रहने लगते हैं। अब वो साधु महात्मा का बड़ी बड़ी दाढ़ी और ये सब बना लेते हैं। वहाँ एक नदी जाती है, एक नदी बड़ी बड़ी दाढ़ी, और वह पंडित का भेष बना लेता है, वह थे भी वही। तो वो पंडित का भेष बना, बड़ी बड़ी दाढ़ी और जटा और ये सब। तो क्या होता है कि वो एक घटना है दोस्तों,
उसका जिक्र बहुत कम मिलता है, फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए एक घटना है, क्या होता है कि वो नदी के किनारे बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं नदी के किनारे। तो दोस्तों क्या होता है कि एक सांप आता है और उनके अगर देखें तो पैर में यूँ लिपट कर वापिस चला जाता है। तो जो व्यक्ति रहते हैं वो रखते हैं तो कि तो बहुत बड़े संत महात्मा है, साक्षात ये तो संत है और ये काफ़ी पहुँचे हुए हैं। स्वयं इनके अगर देखें तो सांप खुद लिपट कर गया, मतलब कि शंकर जी भोलेनाथ लिपट कर गए, मतलब कि ये बहुत बड़े पहुँचे हुए हैं। तो उनकी काफ़ी मतलब ये सम्मान मिलता है चंद्रशेखर आज़ाद को, और पंडित के नाम से क्या होता है वो फेमस हो जाते और एक जगह कुटिया बनाते, और कुटिया में क्या होता है वो परिवर्तन करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, परिवर्तन करने लगते हैं और काफ़ी लोग उनका परिवर्तन सुनने आते थे। दोस्तों उनकी जो कुटिया थी, कुटिया में जो सामने का जो ढाल था वहाँ पर वो परिवर्तन देते थे। और अगर देखें तो पीछे योजना भी बनाते थे, पीछे योजना बनती थी। तो क्या होता है कि दोस्तों कुछ समय इससे पहले उन्होंने कुछ एक जगह पढ़ाया भी था दोस्तों, टीचिंग का काम भी किया था, मतलब उनके खर्चे निकालने के लिए, क्योंकि घर से भागे हुए को उनकी मदद तो करेगा नहीं। पहले ही अंग्रेज़ सरकार ने जगह जगह पोस्टर छपवा दिए कि इनकी कोई मदद नहीं करेगा, मदद करेगा उसको सज़ा मिलेगी, और इनका पता बताओ तो इनाम मिलेगा। दोस्तों इनको वह भी चैलेंज था। दोस्तों क्या करता है कि इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, हथियार के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए, सब कुछ दोस्तों ये सब चलता है। अब इधर उनको योजना बनती है कि भैया भगत को किस तरह बाहर निकाला जाए। तो दोस्तों भगत को बाहर निकालने की एक योजना बनती है। तो लाहौर जेल में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम था अगर देखें तो कैलाश वीरभद्र तिवारी को बोला जाता है कि तुम एक काम करो। वीरभद्र तिवारी नहीं दोस्तों, दूसरा कोई व्यक्ति रहता है, उसको बोला जाता है कि तुम कुछ व्यक्तियों को लेकर जाओ और लाहौर जेल के सामने बम फोड़ना, और वो इधर आ जाएंगी, सारी जो है फोर्स वो तुम्हारे सामने आ जाएगी, और क्या होगा कि उधर से पीछे के रास्ते से भगत सिंह को निकाल ले जाएगा। तो वह निकालने जाते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते, उनके हाथ में बम फट जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाते। जब वह बात चंद्रशेखर आज़ाद को पता चलती है तो वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक मेन व्यक्ति तो जेल में ही है, दूसरा मेन व्यक्ति उसके हाथ में बम फट गया। तो उनकी टीम पूरी ख़त्म होने मतलब अंतिम कगार पर रहती है। फिर एक व्यक्ति रहता है वीरभद्र तिवारी, वो अंग्रेज़ सरकार को बता देता है, ऐसा कुछ खटपट हो जाती है मतलब टीम में, उनकी संस्था में। तो फिर इलाहाबाद का इनफील्ड पार्क है, जो कि इनफील्ड पार्क आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर भगत सिंह 27 फरवरी 1931 को बैठे हुए थे, कुछ सभा कर रहे थे कुछ व्यक्तियों के साथ, भेष बदलने माहिर थे मैंने बताया। और वहाँ पर वो कुछ पुलिसकर्मी आ जाते, उनको घेर लेते, और घेरने के बाद उन पर गोलियां दाग देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा कहा जाता है कि एक गोली अपने जेब में ही रखते थे हमेशा, कि जिस दिन ऐसा समय आएगा तो मैं मतलब अंग्रेज़ों के हाथ से नहीं मरूंगा, क्योंकि बचपन में वो पकड़े गए थे और उनको मारा गया था। तो वन से जब से उन्होंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी अंग्रेजी सरकार के हाथ में नहीं आऊँगा, और जब समय आएगा तो मैं खुद मर जाऊँगा, इनके हाथ से नहीं मरूँगा। दोस्तों वही तो ऐसा कहा जाता है कि वो गोली अपने पास रखते थे, और जब ऐसा समय आया खुद को ही गोली मार ली और देश के लिए शहीद हो गए। दोस्तों उनका खौफ इतना था कि जब वो मर गए तब भी उनके पास में कोई गया नहीं सिपाही, और जब गए तो फिर 3-4 गोली और दागी उन्होंने, और फिर उनको देखा सांस बंद हुई, और फिर उन्होंने कहा कि ये नहीं रहे। दोस्तों ये चंद्रशेखर आज़ाद का हुआ। इधर भगत सिंह दोस्तों अगर देखें तो लाहौर जेल में जाते हैं, वहाँ भारतीय सैनिकों के साथ काफ़ी अक्रूर व्यवहार कर ज़्यादा कार्य कराया जाता था, खाना सड़ा गला दिया जाता था, ऐसा कुछ किया जाता था। तो भारतीय सैनिकों अंग्रेज सैनिकों को काफ़ी भेदभाव किया जाता था, जिसे भगत सिंह ने वहाँ जेल में जाने के बाद, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जेल में जाने के बाद दोनों ने काफ़ी अनशन किया। एक व्यक्ति थे जिसने बहुत ज़्यादा अनशन किया था और 64 दिन तक, और दोस्तों फिर ये व्यवस्था थोड़ी थोड़ी बदली। तो भगत सिंह ने जेल में जाने के बाद ये जो व्यवस्था थी उनके खिलाफ काफ़ी किया, लेकिन दोस्तों अगर देखें तो उनकी 14 फरवरी 1931 को दोनों की सज़ा तय होती है, और फिर 23 मार्च 1931 को मतलब कि फांसी दे दी जाती है तीनों को। दोस्तों अंतिम समय में क्या होता है कि भगत सिंह अगर देखें तो अंतिम समय में नास्तिक हो जाते, आपको याद रखना है अंतिम। और वह एक व्यक्ति थे लेनिन, एक क्रांतिकारी थे लेनिन, उनकी बुक उनको पढ़ने का काफ़ी शौक था, तो वो लेनिन की बुक पढ़ रहे थे, और फिर उनका समय आता है कि बताओ तुमको फांसी देने वाली है कुछ समय बाद, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो भगत सिंह बोलते हैं कि मैं जो चैप्टर है ये ख़त्म करना चाहता हूँ। तो पढ़ते समय ख़त्म करते हैं, और फिर बोलते हैं कि चलो अब चलो। तो बोलते हैं कि 1 मिनट रुकिए, मैं जो एक क्रांतिकारी है दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर वो दोस्तों पढ़ लेते हैं, और फिर वो बुक को ऊपर की ओर उछालते हैं, और भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु तीनों अगर देखें तो
मेरा रंग दे बसंती चोला, तीनों गाते हुए झूमते हुए फांसी पर दोस्तों झूल जाते, फांसी को चूमते हुए झूल जाते। ठीक है दोस्तों, तो ये 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी जाती है। इधर 27 फरवरी इलाहाबाद के इन्फेंट पार्क में उनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो HRA का 1931 में खात्मा हो जाता है। ठीक, लगेंगे शहीदों के जन्म दिवस पर हर बरस मेले, देश के लिए शहीद होने वालों का बस यही आखिरी निशान होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।